हेलो एवरीवन, आई एम सालिम गुबा फॉर मीडिया 9 नेटवर्क। और आज हमारे साथ मौजूद हैं इंडिया के जाने माने मशहूर ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर गुरिंदर बेदी। डॉक्टर गुरिंदर बेदी इज अ डायरेक्टर ऑफ फोर्टीज हॉस्पिटल इन ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट एंड ही हैज 30 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। आज हम इनके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे जो है ऑर्थ्रोस्कोपी यानी नी एंड एसीएल ऑर्थ्रोस्कोपी। सर, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच। से एमिनेंट सर्जन, आपने काफ़ी सर्जरी की है और सालों से 30 साल से करते आ रहे हैं। सो आजकल एक ऑर्थ्रोस्कोपी भी एक सर्जरी का देखा गया है, किया जाता है। तो इसमें नी और एसीएल ऑर्थ्रोस्कोपी सर्जरी है क्या? सरीम, आर्थ्रोस्कोपी अगर देखा जाए तो अगर एक तरीके से जैसे लोग कहते हैं की होल सर्जरी के नाम से ज़्यादा प्रचलित है, ये वही स्कोपी है जो लोग गॉल ब्लैडर में भी करते हैं, आजकल अपेंडिक्स निकालने में भी करते हैं। कहने का मतलब ये कि आजकल पूरा एक बड़ा चीरा देखे, सब कुछ काट के देखने से अच्छा एक छोटा सा छेदा, जैसे पेन की जैसी मोटाई का छेदा बनाएंगे, एक हम उसके अंदर से कैमरा डालेंगे, दूसरी तरफ से हम कोई इंस्ट्रूमेंट डालेंगे जिससे हम जो सर्जरी हम पहले बड़े बड़े चीरे और बड़े इंस्ट्रूमेंट से करते थे, अब हम छोटी जगहों से कर सकते हैं। जब हम कैमरा डालते हैं तो हमारी सारी की सारी जो कैमरा के अंदर देख रहे होते हैं वो प्रोजेक्शन टीवी पे आती है। टीवी पे मतलब कि आप सोच भी नहीं सकते कि कितना बड़ा टीवी के ऊपर मैं प्रोजेक्शन ले सकता हूँ। कहने का मतलब जो अगर 1 सेंटीमीटर की चीज़ है मैं उसे तकरीबन 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर बड़ा होकर देख सकता हूँ। तो छोटी छोटी चीज़ मैं बड़ी होकर देख सकता हूँ। मेरा विजन इतना अच्छा हो सकता है, मैं उन किनारों में जा सकता हूँ जिसको घुसने के लिए मुझे मुश्किल होती है। मैं वो वाले इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर सकता हूँ जो कभी उस जगह में घुस ही नहीं सकते थे। सो आर्थ्रोस्कोपी इज़ अ बिग टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट हमारी काबिलियत में, जो हम आजकल मरीजों को ऑफर कर सकते हैं। यस सर। सर, आप इस 30 साल के एक्सपीरियंस में आपने नी और एसीएल का ट्रीटमेंट काफ़ी किया होगा, जो पहले ओपन में भी किया होगा स्टार्टिंग में, और अब आप ऑर्थ्रोस्कोपी थ्रू भी करते हैं। तो आपको एज ए डॉक्टर एक पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लगता है कि कौन सा बेस्ट था, पहले या अब ऑर्थ्रोस्कोपी? सरी, मैं थोड़ी सी पुरानी जनरेशन का आदमी हूँ। हमारे ज़माने में जब शुरुआत मैंने की थी, जब मैं ट्रेनी था, तब हमने सिर्फ ओपन सर्जरी ही कर रहे थे। वो एज आई एम वेरी लकी, मेरे पास दोनों चीज़ों का अनुभव है। आज की जो नई जनरेशन है, इन्होंने कभी वो ओपन सर्जरी वो देखी भी नहीं थी जो हमने देख के उसके बाद ट्रांसफ़र की। उसके भी अलग कई लोग बोलेंगे फ़ायदे हैं, नुकसान है, बट वो इस वक्त ज़रूरी नहीं है। तो मेरा अपना मानना है आर्थ्रोस्कोपी मतलब कि 2 जनरेशन आगे लेके चली गई हमें। इससे लेके चली गई क्योंकि पेशेंट के जो दर्द बहुत कम होती है, उनका रिहैबिलिटेशन पीरियड बहुत थोड़ा रहता है, और हमारी प्रिसिजन इतनी अच्छी हो गई है कि पहले हमने कभी सोची भी नहीं थी। सो पेशेंट्स के लिए भी अच्छा है, सर्जरी करने वालों के लिए भी अच्छा है, और टेक्नोलॉजी इतनी बढ़िया हो गई है और इंस्ट्रूमेंट्स इतने महीन से इतने फाइन इंस्ट्रूमेंट्स हो गए हैं दैट वी कैन एक्चुअली डू सो मच मोर कंपेयर टू व्हाट वी वर डूइंग बिफोर। एंड सारे के सारे पेशेंट आजकल डे केयर में चले जाते हैं। सुबह आते हैं, अपना लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन करवाया, अपना मेनिस्कल रिपेयर कराया, शाम को लोग घर भी चले जाते हैं, कुछ लोग चलते हुए जाते हैं, बट वो फ़र्क पड़ता है। बट बिग इम्प्रूवमेंट, सिग्निफिकेंट डिफरेंस, पेशेंट्स की लाइफ में सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आया। राइट सर। सर, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जैसे कि नी ऑर्थ्रोस्कोपी किन किन कंडीशन में रिकमेंड आप करते हैं, जैसे कि एसीएल है, कार्टिलेज डैमेज है, और किन किन कंडीशन? हमारी सबसे, अगर आप कॉमन कंडीशन पूछें आज की डेट में, तो हमारी मेरे ख्याल से लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन और मेनिस्कल रिपेयर इज द कॉमनेस्ट थिंग। पहले हमने बहुत आर्थराइटिस के लिए बहुत ज़्यादा करते थे, जब जिसमें हम जोड़ को थोड़ा सा स्मूथ बना देते थे, उसके अंदर जो थोड़ा बुरादा वगैरह इकट्ठा हो जाता था बिकॉज ऑफ वेयर डेब्रीज, वो निकाल देते थे, मेनिस्कस को ट्रिमिंग वगैरह कर देते थे। आज की डेट में उससे ज़्यादा आई थिंक हमारे पास यंगर पीपल ज़्यादा आ रहे हैं, और स्पेशली इन इंडिया वेयर स्पोर्ट्स इज गेटिंग पॉपुलर, बट ऑल्सो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के कारण भी मेनिस्कल इंजरीज और लिगामेंट इंजरी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो हमारा, मेरे ख्याल से अगर आप पूछोगे तो मैं कहूँगा कि हमारा लिगामेंट, स्पेशली एसीएल और कुछ हद तक पीसीएल, और पीसीएल इज उसी का जो भाई जो पीछे की साइड होता है, और मेनिस्कस रिपेयर पे ज़्यादा टाइम व्यतीत होता है। राइट। सर, प्रोसीजर में कितना टाइम लगता है और पेशेंट को हॉस्पिटल में कितना समय रहना पड़ता So है? approximately most of the arthroscopic procedures are done between 1 से लेके 1.5 घंटे में ज़्यादातर प्रोसीजर्स सारे हो जाते हैं।
एंड जैसे मैं बता रहा था कि सुबह आके शाम को घर जा सकते हैं। हम जब ACL करते हैं तो ज़्यादातर हम ग्राफ्ट लेते हैं, आप ही की बॉडी में से ग्राफ्ट निकालते हैं, उसी ग्राफ्ट को लेके हम बोन के थ्रू पिरो देते हैं और दोनों एंड्स में पकड़ लेते हैं। तो थाई बोन और लेग बोन दोनों के थ्रू करके उसको दोनों एंड से पकड़ लेते हैं। शुरू में वो डेड ग्राफ्ट होता है, धीरे धीरे करके उसकी ताकत बढ़ जाती है एंड नॉर्मली पीपल कैन स्टार्ट वॉकिंग वेरी वेरी सून आफ्टर दैट। राइट। एंड अंत में एक महत्वपूर्ण सवाल है सर, जैसे कि काफ़ी लोग जो है नी पेन को इग्नोर करते हैं आजकल, जब तक चल रहा है चलने दो वाली बात है। और ऐसे पेशेंट को क्या एडवाइस देना चाहेंगे लोगों को जो नी पेन को इग्नोर करते हैं सर और लेट ट्रीटमेंट लेते हैं? सो इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तो पेशेंट्स को इवैल्यूएट करना ज़रूरी है। कहने का मतलब किसी से राय ज़रूर ले लें। मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक के लिए हमारे पास बहुत ही बढ़िया इलाज है, बट देयर इज़ नो डाउट कि जहाँ पे हम पहले थे, मेरे ख्याल 10 साल पहले से भी आज की तारीख में देखो तो काफ़ी चेंजेस आने शुरू हो गए हैं। तो वी हैव मच मोर ऑप्शंस टू गिव टू द पेशेंट। तो ये करके देखें तो हम आपका ये फ़ायदा हो सकता है। कभी अलाइनमेंट बदल देते हैं, कभी सिर्फ मिनिस्कल का रिपेयर कर लेते हैं। आजकल कार्टिलेज रीजनरेशन प्रोसीजर भी काफ़ी कॉमन होते जा रहे हैं। सो ऑप्शंस खुलती जा रही हैं पेशेंट्स के लिए। मैं फिर से कहूँगा कि अगर आपको एक बार इवैल्यूएशन कर लें, उसके बाद आपको अगर इलाज जो प्रपोज किया गया वो नहीं पसंद आए वो अलग बात है, बट एक बार इवैल्यूएशन करना तो बनता है। जस्ट इन केस हो सकता है आपकी अगर 40-45 की उम्र है और आपको कुछ ऐसा कर दें तो 60-65 तक अगर आपके घुटने चल पाएँ तो वो बेहतर रहेगा आपके लिए। और अंत में मैं आपसे एक सजेशन चाहूँगा सर कि जैसे कि आजकल विटामिन डी की कमी से काफ़ी जोड़ों में और हड्डियों में दर्द है, तो इसमें आप क्या सलाह देना चाहेंगे दर्शकों को कि सो किस तरह विटामिन से? डी हमारा मेरे ख्याल से जैसे हमारी ज़िंदगी की रफ्तार बदल गई, जैसे हमारा नज़रिया बदल गया, उसके कारण विटामिन डी डेफिशिएंसी ज़्यादा सामने की तरफ आ रही है। उसके सिम्पटम्स इतने स्पेसिफिक नहीं है कि मैं बता सकूं कि जी इसके लिए ये ले लो, बट ये ज़रूर है कि एक मात्रा होनी चाहिए जो हर एक के खून में होनी चाहिए। तो वो मात्रा ब्लड टेस्ट, एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट के वगैरह चेक भी कर सकते हैं। तो ये गलत होएगा कहना कि सारी की सारी दर्दें उसी के कारण हैं, बट ये जो डिफ्यूज मसल्स एक थोड़ा फटीग, थोड़ी टायर्डनेस वगैरह होती है, उसके लिए विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन करने का फ़ायदा है। शुरू में हर हफ्ते, उसके बाद हर महीने में भी एक बार ले लेंगे तब भी फ़ायदा हो जाएगा। राइट सर, थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही कीमती वक्त निकाल कर हमारे लिए और हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं। थैंक यू।